स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग रोड मैप यानी कि कॉन्सेप्ट मैप ऑफ जीओसी फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे। इसमें हमने एक वीडियो हला बनाया है और आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बार हम लोग फिर से देखेंगे और उसमें जो इन्वॉल्व है, जो टर्म्स आए हैं, उन टर्म्स को लेकर एक एक एक्सप्लेन करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। और फिर सारे जब ये हो जाएंगे आपके जीओसी फर्स्ट और सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, उसके प्रोडक्ट बनाने में सक्षम हो गए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत केयरफुली आप समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट मैप ऑफ जीओसी फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें तो ये पूरा हमने कॉन्सेप्ट मैप दिया है। हालांकि एक बार हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, लेकिन आज एक बार हमने फिर से लिख दिया ताकि हम लोग एक एक टर्म्स को उठाएं और आप उसको देखते रहें। तो यहां पर होता है क्या चीज कि हमने एक रिएक्शन ले लिया, सबस्ट्रेट। भाई किसी भी रिएक्शन में क्या हो सकता है, उसमें सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा और कैटलिस्ट आप चाहें तो यूज कर सकते हैं रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए। तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां पर होता क्या है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कि सबसे पहले सबस्ट्रेट टूटता है। तो सबस्ट्रेट टूटेगा तो दो तरह से टूटेगा। टूटने के दो तरीके हैं, क्लीवेज आने की इसका होगा। तो सबस्ट्रेट पहले जान ले कि है क्या। तो सबस्ट्रेट होता है एक तरह का कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड, यानी कि एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। और वही कोवेलेंट कंपाउंड के टूटने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है क्या, होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इसको हम ऐसे कहेंगे, इसको फिशन भी कहते हैं। अगर फिशन को फिसलना अगर मान लें तो हम इसको ऐसे कहें कि अगर पैर फिसलेगा तो क्या होगा, पैर टूटेगा। और टूटने के दो चांस होंगे, या तो बीचों बीच टूटेगा या अगल बगल से टूटेगा। बीचों बीच से टूटा तो होमोलिटिक, अगल बगल से टूटा तो मान लेते हैं कि हेट्रोलिटिक। ये तो बात की बात है ना। अब यहां आते हैं कि बात क्या है यहां पर क्लीवेज। यहां पर क्लीवेज का मतलब है कि कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह से टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, ये हम लोग अभी एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां देखेंगे। अच्छा, इसके बाद होमोलिटिक हेट्रो, पहले हम लोग ये पूरा चार्ट को समझ लें। तो यहां होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज से हमको क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इन तीनों में से कोई मिलेगा। तो यहां पर इन सबको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्ट करेगा किससे, रिएजेंट से। और ये रिएजेंट से रिएक्ट करके तब हमको क्या बनाएगा, देगा प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट देगा। लेकिन यहां पर अगर हम लोग समझें कि ये कैसे मालूम कि ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम इस रिएक्शन इंटरमीडिएट पर लगाएंगे इफेक्ट। ये इफेक्ट लगाएंगे और इफेक्ट ही कौन कौन से होंगे, ये सारे इफेक्ट, और भी इफेक्ट हम लोग देखेंगे आगे। तो ये सारे इफेक्ट लगा करके हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। तो जैसे यहां पर है इफेक्ट में क्या क्या, इंडक्टिव इफेक्ट है, रिजोनेंस है, इलेक्ट्रोमेरिक है, मेजोमेरिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, एसिडिक हाइड्रोजन इफेक्ट है, आर्थो इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट है ना। तो ये सारे ढेर सारे इफेक्ट हैं और ये इफेक्ट लगा करके ही हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें कि जैसे कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए R प्लस है,
R प्लस में जैसे मान लीजिए कि CH3 प्लस है, या हम और बड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं, CH3 CH2 प्लस है। ठीक, तो अब यहां पर ये एक तरह का क्या है, कार्बोकेटायन है। तो अब इसकी स्टेबिलिटी हमको फाइंड करना है, तो हम यही इफेक्ट लगाएंगे। तो यहां पर हम लोग आगे चल करके देखेंगे, वहां हर के लिए हम एक ट्रिक बताएंगे। जैसे मान लीजिए कार्बोकेटायन है, तो वहां पर हम आपको बताएंगे हीरा। अगर हीरा याद है तो यही हीरा आप लगाएंगे कार्बोकेटायन पर, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। तो कैसे, हीरा का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी यहां पर हम लोग अगर चाहें तो एरोमेटिसिटी भी लिख सकते हैं, एरोमेटिसिटी है ना, आगे आएगा, ढेर सारा आएगा। तो एरोमेटिसिटी, तो ये हीरा ही डिसाइड करेगा कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को। तो यहां पर अब ये क्लियर हो गया कि इफेक्ट लगाएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट पर, क्लियर हो जाएगा कि मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, तो ये क्लियर हो गया। तो ये टोटल जो पार्ट है ये GOC फर्स्ट का पार्ट है। अब GOC सेकंड की बात करें, ये तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि ये दोनों अब आपस में रिएक्ट कर गए। अब हमको मिल रहा है प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर जैसे ये दोनों मिल रहे हैं, इस मिलने के बेसिस पर अगर हम लोग देखें ये दोनों किस तरह से मिल रहे हैं, मिलने के बेसिस पर रिएक्शन को कई क्लास में कैटेगराइज किया गया है, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये टोटल है आपका GOC सेकंड। और GOC सेकंड में अगर हम लोग देखें तो ये कई तरह के रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो पार्ट में ये डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, और दूसरा है अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पर। स्टेप्स के बेसिस पर SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी आप देखें तो तीन तरह का होगा, यानी इसके तीन टाइप होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आगे अगर हम लोग आगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखें तो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन चार तरह का होगा, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन और डेल्टा एलिमिनेशन। अब अगर हम लोग देखें कि बीटा एलिमिनेशन ये खुद 6-7 तरह का होता है, जिसमें हमने 4 लिया है, डिहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2। क्लियर। अब यहां पर अगर हम लोग अगले टाइप की बात करें तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, डिटेल देखेंगे। बाय हाइड्राइड शिफ्ट ये होंगे कैसे, बाय हाइड्राइड शिफ्ट, बाय अल्काइल शिफ्ट, है ना, ये दो तरह का होगा। लेकिन उसी में हमने जोड़ दिया है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन को भी, उसी के साथ हम लोग देखेंगे। आगे है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये तो हो गया रोड मैप किसका, GOC फर्स्ट और GOC सेकंड का, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए और उसके ये क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट और सारे इफेक्ट। तो अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं बात अपना, यहां से सबस्ट्रेट, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है, अब इसको तोड़ने का तरीका यहां से हम लोग अब शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए कहां से, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि ये तो रिएक्शन हम लोगों का था, और यहां पर देख रहे हैं कि ये टूटा तो दो तरह से, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो यहां पर अगर कोई सबस्ट्रेट होगा जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा, वो टूटने के उसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक होमोलिटिक और दूसरा हेट्रोलिटिक, ये कई बार हम बोल चुके हैं। तो यहां पर जब क्लीवेज होगा तो उसके टूटने का और एरो का जो नोटेशन होगा, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो
तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है ए और ए, जैसे मान लीजिए कि Cl2 है, तो यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और ए का इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं कि ये है और इस ए का इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियस से सेम है। इसका मतलब है कि यहां पर जो शेयरिंग है यानी कि इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं है, 100% कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक, अब इसका अगर होमोलिटिक क्लीवेज अगर हम कराएंगे तो देखिए होगा क्या। अगर हम ऐसे अगर एरो दिखाते हैं, ये ऐसे, ठीक, एक कंप्लीट एरो, तो यहां इस एरो का क्या मीनिंग होगा, ऐसे करने का क्या मीनिंग होगा। मीनिंग ये होगा कि ये जो दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये उठ करके इस एटम के पास चला जाएगा। ये जो कंप्लीट एरो है ये बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऐसे अगर किसी बॉन्ड के ऊपर दिखा देंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इस एटम पर। तो यहां पर इस जब ये पहुंच जाएगा तो देखिए क्या होगा, अब यहां पर हो जाएगा A माइनस और ये हो जाएगा A प्लस। ठीक, एक तो तरीका ये हुआ। एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए कि ये अब यहां पर ये भाई यहां पर अगर हम एरो ऐसे दिखाए हैं तब की बात हो रही है, हालांकि इसमें क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, आगे हम चल करके कंडीशन अभी बताएंगे। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि एरो का नोटेशन हमने ऐसे लगा दिया, तो इसका क्या मीनिंग हम समझेंगे। तो इसका मीनिंग ये होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर ये इसका मतलब होगा कि ये ए का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस ए का इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये कन्वर्ट हो गया क्या, कुछ इस तरह से, यानी कि दोनों अलग अलग तो हो गए, और इसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, तो यहां पर यहां पर क्या हुआ, ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, और यहां पर क्या हो गया, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ। मतलब हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए एरो, कंप्लीट एरो का हम नोटेशन दिखाएंगे, और जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो हाफ एरो ऐसे हम नोटेशन दिखाएंगे। अगर ऐसे किसी बॉन्ड पर ऐसे दिखाया जा रहा है तो आपको ये बनाना रहेगा, अगर किसी बॉन्ड पर ऐसे अगर दिखाया गया है तब आप ये बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम बी ले लें, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जब एरो ऐसे लग जाएगा तो इसका मतलब आप ये बना देंगे, ये यानी ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों क्या हो गए, फ्री रेडिकल। तो एरो का नोटेशन आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये Cl2 है, अब हम इस Cl2 में अगर हम एरो ऐसे लगा दिए तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों टूट करके अलग अलग हो गए। अब इसको बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। मतलब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, मतलब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये क्लोरीन का था, इस क्लोरीन का, और ये इस क्लोरीन का था, और ये दोनों के पास चला गया, अपने अपने एटम के पास चला गया। तो ऐसे क्लीवेज को हम होमोलिटिक क्लीवेज कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये एरो इस तरह से दिखा रहे हैं तो इसका मतलब होमोलिटिक हो गया। अगर हम एरो ऐसे दिखा दिए कंप्लीट एरो, तो इसका मतलब है कि वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए शो कर रहा है, मतलब वो बॉन्ड टूट रहा है, एक पर प्लस और एक पर माइनस। किस पर प्लस किस पर माइनस, वो अभी हम आगे, केवल अभी एरो का नोटेशन जाने कि इस एरो को ऐसे दिखा देने का क्या मतलब होगा। तो जिधर एरो का हेड है उधर वाले एटम पर निगेटिव, और जिधर टेल है उधर वाले पर पॉजिटिव। हालांकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ क्या होगा, हेड, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ इसका टेल। क्लियर। लेकिन यहां पर क्या होगा, दोनों तरफ है, हाफ एरो है, तब होमोलिटिक। अब आगे हम लोग समझते हैं, पहला हम लोग लेते हैं इसी में होमोलिटिक क्लीवेज। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये देख रहे हैं यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज।
होमोलिटिक क्लीवेज में हमने यहां पर ले लिया क्या, कोवलेंट कंपाउंड। ये जो कोवलेंट कंपाउंड है इसका हमने कर दिया होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज हम एरो कैसे दिखाएंगे, ऐसे हाफ एरो। अब ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये बन जाएंगे क्या, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अब यहां पर इसका मीनिंग क्या है, इन होमोलिटिक क्लीवेज या इन दिस क्लीवेज द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स बोथ द बॉन्डेड एटम्स। ये जो दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं इन दोनों की तरफ ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जिस भी रिएक्शन में मूव करेंगे वो सारा रिएक्शन कैसा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज से उसमें बनने वाले फ्री रेडिकल होंगे। ठीक, अब यहां पर ये क्लियर हो गया कि होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम के पास जाएंगे और जब दोनों के पास जाएंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा होमोलिटिक क्लीवेज में। अब बात यहां ये होगा कि होमोलिटिक क्लीवेज हम कराएंगे कब, ये तो क्लियर कि कब मतलब ये तो क्लियर हो गया कि भाई होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि Cl है, यानी Cl2 को ले लें और इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा दें, तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो भाई हाफ एरो हम लोग दिखाएंगे और ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इन दोनों बॉन्डेड एटम के पास चला जाएगा और बन गया क्या, ये इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ये दोनों क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज के लिए कंडीशंस देखें कि क्या ऐसी बात होगी कि हम होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे। ठीक है, तो आपने इसके डिफिनेशन के लिए हम लोग तो समझ गए कि क्या कि इस रिएक्शन में क्या होगा कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम के तरफ जाएंगे क्लीवेज होने के बाद। अब कंडीशंस देखें, कंडीशंस। अब कंडीशंस में अगर हम लोग देखें कि क्या क्या हो सकता है, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा। अब देखें हम लोग, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये देखें कि ये कंडीशंस हैं। जैसे यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज में हमने ये ले लिया कि होमोलिटिक क्लीवेज कैसे होगा, लेकिन होगा ये तो ठीक है, ये आपने देख लिया, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि हम होमोलिटिक क्लीवेज ही कराएंगे, आने ऐसे ही करेंगे, आने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम के पास भेजेंगे, है ना। तो क्या देखेंगे, वो ये कंडीशंस होंगे, तभी आप होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे। तो देखिए पहला कंडीशन ये है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी 0 और वेरी लेस। अगर हम लोग यहां पर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है भाई, यहां पर अगर देखें तो 3.5, अगर पॉलिंग स्केल पर देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, लगभग 3.5 3.5। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर क्या संभव होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। यहां पर क्या होगा संभव, होमोलिटिक क्लीवेज, आने की शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास चले जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा और ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे। पहला कंडीशन यही है कि दोनों बॉन्डेड एटम के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो वो कैसे हो, वो बहुत कम हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, या 0 हो। दूसरा है कि ये जो रिएक्शन होगा वो सनलाइट, जैसे यहां पर अगर हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो यहां पर सनलाइट लिखेंगे, सनलाइट, सनलाइट, या हम यू लिखने के लिए यूवी लाइट है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट, या एच न्यू का मतलब है भाई लाइट में फोटॉन्स होते हैं, सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है, वह एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने में यूज करते हैं, तो इसलिए एच न्यू भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि
सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, या फिर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, है ना। तो यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, या यहां पर एल्काइल ग्रुप भी रख सकते हैं, वो भी पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सनलाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। क्लियर। तीसरा ये है कि सॉल्वेंट कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, जिसमें आप उस सबस्ट्रेट को रखेंगे, लेंगे जिस कंटेनर में, उसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या यूज करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और टेम्परेचर कैसा होगा, अगले स्टेप में अगर देखें, अगले पॉइंट में, द टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम लोगों का जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा, सॉल्वेंट नॉन पोलर, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या सनलाइट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, तभी हम होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे, अदरवाइज हेट्रोलिटिक। क्लियर। तो ये रहा पूरा होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज से बनेंगे फ्री रेडिकल, और इस फ्री रेडिकल एक क्या है, एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में वहां इसकी बात पूरी कंप्लीट बात हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग आगे देखें हेट्रोलिटिक क्लीवेज। लेकिन हेट्रोलिटिक क्लीवेज हम लोग अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 है, अब अगले पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना है ना। आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करिएगा, शुरू से लेकर के एकदम अच्छे से। आप फिर उसके बाद देखिएगा कि कितना आप इजीली किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट बता रहे हैं या बता सकते हैं। ये सारे जब वीडियो आप देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आने की, ये जो हमने जीओसी फर्स्ट और सेकंड की बात की है, जितने टर्मिनोलॉजी, जितने टर्म्स दिए हैं, बताए हैं, उतना अगर पूरी वीडियो आप सारे देख लेंगे और क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।